We are live now. Shall we start, sir? Yeah, you can start. Good afternoon, everybody. We welcome you all to another session of Facebook Live from Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center. We'll be talking about practical tips on the management of diabetes. Diabetes is a lifestyle disorder. So what we need to modify is our lifestyle. Not only the sugar control, but there are a lot many other things which needs to be taken care of in diabetes. And to talk about all these, we have Dr. Makkar with us. He is the director of Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center and a renowned bariatric physician of West Delhi. Welcome you, sir. Welcome you to this live session. Thank you, Dr. Kirti, and good afternoon, everyone, whoever is connected for this program. सर आज हम बात करेंगे डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स की. हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कुछ टिप्स, कुछ बातें जो अनकही हैं, अनछुई हैं, जिन्हें आप टच करेंगे क्योंकि डायबिटीज एक बहुत सेंसिटिव इशू है. इसके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं है या हम उनसे अनजान हैं. तो हम ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें उन सब चीजों से अवगत कराएं क्योंकि डायबिटीज ना सिर्फ एक सीरियस डिजीज है बट इसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देती हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, practical tips on the management of diabetes with Dr. B.M. Makkar. थैंक यू. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जितना इसको हम क्लैरिफाई कर सकें, जितनी लोगों की अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज के बारे में बढ़ा सकें, जरूर कोशिश करेंगे. सर जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दो डायबिटिक पेशेंट सेम नहीं होते हैं, कोई भी दो डायबिटिक पेशेंट की डाइट सेम नहीं होती है. तो क्या सेम चीज जाती है उनकी मेडिसिन के ऊपर भी? क्या हम सेम मेडिसिन से दो डायबिटिक पेशेंट्स को डील नहीं कर सकते? सी डायबिटीज का जहाँ तक सवाल है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की बॉडी का सिस्टम अलग होता है, हर पेशेंट का डायबिटीज का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो हर एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. बट ये हमें समझना ज़रूरी है कि दवाइयाँ लिमिटेड ही है. डायबिटीज़ में जो हम घूम फिर के वही 7 8 10 दवाइयों के बीच में हमें चॉइस करनी होती है, और उसमें ये देखना होता है कि किस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है. उसको देखने के लिए हमें ये देखना है कि उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसका खाने पीने का सिस्टम क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, साथ में उसको कोई और बीमारियां तो नहीं है, ब्लड प्रेशर है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं, और फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, खुद वो अपनी शुगर रेगुलर चेक करता है या नहीं, खुद चेक करके अपने आप को मैनेज कर सकता है या नहीं. बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें अकाउंट फॉर करने पड़ते हैं. बट हर आदमी के लिए, हर पेशेंट के लिए एक डिफरेंट हमें स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ती है, और इसको हम पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं. एक्चुअली आज से करीब 6 7 साल पहले अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने बड़ा एम्फेटिकली गाइडलाइंस में कहा कि हमारी अप्रोच जो है पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, और हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो है उसको देखते हुए हमें अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए. तो सर आज का पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको ये रहता है कि कौन सी दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट को पता होनी चाहिए? हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ पेशेंट को ये समझनी है कि उसको डायबिटीज़ हुई है, तो ये खाली एक शुगर बढ़ना कोई मेजर इशू नहीं है. आधा, अगर आप देखो, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई यहाँ करना चाहूँगा कि आज हम लार्जली टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. हम टाइप 1 डायबिटीज़ को एक्सक्लूड करके चलेंगे इस डिस्कशन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस डिस्कशन की टाइप 1 पे अप्लाई नहीं करेंगे. तो ये सब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में. तो जब भी एक पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो ऑलमोस्ट 80-85% पेशेंट्स को शुगर बढ़े होने की वजह से कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है. यूजुअली वो एक रूटीन हेल्थ चेकअप में उसको पता चलता है, या कभी उसको
बुखार हुआ या कोई और इलनेस हुई जिसकी वजह से टेस्ट हुए तो उसको पता चलता है। और पेशेंट की अप्रोच ये होती है कि मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, उसके बाद वो दवाई बंद करके देखता है कि मैं दवाई बंद करके मेरा कंट्रोल चल रहा है या मेरे को प्रॉब्लम है कि नहीं, और उसके बाद वो इग्नोर कर देता है। तो सबसे पहली चीज समझने की ये है कि डायबिटीज जो, अगर आपको डायबिटीज हो गई तो ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। हेंस फोर्थ आपको उस डायबिटीज के साथ अपनी लाइफ जीनी है। तो हमारी अप्रोच ये नहीं है कि हम शुगर अभी कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आज मुझे 45 ईयर्स की एज पे अगर डायबिटीज हुई तो मेरे को, कीपिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन माइंड, 30 से 35 साल अपने लाइफ के डायबिटीज के साथ निकालने। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस पीरियड में मेरे को कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। तो इसलिए डायबिटीज़ जिस मर्जी स्टेज पे आपको लाइफ में होती है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ यू हैव टू लिव विद डायबिटीज। अगर आप शुरू में इसको नेग्लेक्ट करते हैं, 5 7 10 साल हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ भी डिसाइड करना, कुछ भी कर पाना एक बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि डे वन से आप इस बीमारी को सीरियसली लें, इसको कंट्रोल करके चलें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, ताकि आपकी बाकी लाइफ एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें आप, और बिना कॉम्प्लिकेशंस के आप अपनी लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आराम से कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये देखा कि जैसे शुरू में लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो उनकी आउटकम्स क्या होती हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो शुरू से बहुत सीरियसली ट्रीट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों, आई थिंक सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जिस दिन आपकी डायग्नोज होती है डायबिटीज़, ऑन एन एवरेज अगर हम पॉपुलेशन एवरेज लें तो 2 से 3 साल आपको डायबिटीज़ के साथ निकल चुके होते हैं। एवरेज टाइम टू डायग्नोसिस इज एनीथिंग बिटवीन 2 to 7 years। बहुत लोगों को 5 7 साल तक यही नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज़ है, तो ऑलरेडी वो कुछ डैमेज कर चुके होते हैं। स्टडीज ने ये शो किया है कि अगर आप पहले इनिशियल फेज ऑफ डायबिटीज में अपना कंट्रोल अच्छा रखते हैं तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस का रेट है वो पूरी लाइफ के लिए कम हो जाता है। जो लोगों की डायबिटीज का कंट्रोल पहले 5 से 10 साल बहुत अच्छा है, उनको बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनका शुरू का कंट्रोल खराब है और 5 10 साल के बाद उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, पर उनको फिर भी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू दोज जिन्होंने शुरू में अच्छा कंट्रोल रखा हुआ है। तो इनिशियल जो गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल कहते हैं हम, इनिशियल गुड कंट्रोल ऑफ शुगर हैज़ अ लेगेसी इफेक्ट। जो इनिशियल अच्छा कंट्रोल है उसकी लेगेसी आपको लाइफ टाइम रहती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर पेशेंट को समझनी चाहिए कि डायबिटीज़ जिस दिन आपको हुई, ये खाली एक शुगर बड़ा होने इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ लॉन्ग आपके लिए डिजीज़ है जिसको आपने जिसके साथ आपने जीना है। अच्छी बात यह है कि इस बीमारी के साथ आप ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ जी सकते हैं। जो हम चेंजेस चाहते हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, वो हर एक के लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, अगर आप अच्छा कंट्रोल शुरू से करते हैं तो आप रेस्ट ऑफ द लाइफ यू कैन स्टे विदाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें सबको दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। And sir, what we usually we people see is कि हम initial few years जब भी कोई डिटेक्ट होता है डायबिटीज से वो हम स्पॉइल कर देते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई करते हैं। हर फैमिली मेंबर एक डॉक्टर होता है, मेडिसिन स्टार्ट करने की बजाय, प्रॉपर डॉक्टर को मीट करने की बजाय हम सारे अपने एफर्ट्स कर लेते हैं कि हमने ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, एंड इवेंचुअली दे कम टू अस कि अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है, अब आप बताइए हमें क्या करना है। तो वी शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड डायबिटीज को हम अगर प्रॉपरली होलिस्टिक वे से अप्रोच रखें, प्रॉपरली मैनेज करें, तो हम वी कैन हैव अ नॉर्मल, नियर टू नॉर्मल लाइफ बेसिकली। नियर नॉर्मल लाइफ, एब्सोल्युटली नियर नॉर्मल लाइफ। सर वो क्या टारगेट्स होते हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट को हमें अचीव करवाने हैं बेसिकली, सो टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ? सो सबसे
इम्पोर्टेंट तो होता है, क्योंकि हॉलमार्क फीचर डायबिटीज का है कि शुगर बढ़ी हुई है, तो सबसे पहला फैक्टर आता है शुगर कंट्रोल करना. सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज गोल्स और ग्लाइसेमिक गोल्स फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट. तो अच्छा कंट्रोल हम तब मानते हैं जब आपकी फास्टिंग शुगर 80 से 120 की रेंज में, खाने के बाद की आपकी जो शुगर है जिसको पीपी शुगर कहते हैं. पीपी शुगर को आपको ये ध्यान रखना है कि खाली ब्रेकफास्ट के बाद की शुगर पीपी नहीं होती. पीपी शुगर इज पोस्ट प्रेंडियल शुगर, दैट मीन्स आफ्टर एनी मील. और ये 1.5 से 2 घंटे के बाद मेजर करनी होती है जब आपने खाना खाया है. तो ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद या डिनर के बाद कभी भी आप चेक करें तो पोस्ट मील वैल्यू जो है आपकी 150 160 के अंदर अंदर रहनी चाहिए. और तीसरा टारगेट होता है जो आपका A1C होता है. A1C एक ब्लड टेस्ट होता है जो ये शो करता है कि पिछले 3 महीने की आपकी एवरेज शुगर क्या रही है या एवरेज ग्लूकोज लेवल क्या रहा है. सो आइडली जनरल पॉप अगर हम बात करें तो 7% से नीचे रहना चाहिए. But if we can achieve less than 6.5, it is even better. Now, important thing is whatever target of A1C we keep, हमें वो टारगेट बिना लो शुगर के अचीव करना है. शुगर मैनेजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर खाली हमने शुगर नीचे ही करनी है तो हमारा काम सिर्फ दवाई बढ़ाना है, शुगर नीचे होती जाएगी. बट हमने नीचे भी एक रेंज के नीचे नहीं जाना है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर जो है वो एक्यूट इमरजेंसी सिचुएशन है. जब शुगर 70 के नीचे जाती है तो एक पैनिक सिचुएशन हो सकती है. पेशेंट को चक्कर, घबराहट, पसीना, सिर दर्द, हाथ कांपना, धड़कन तेज होना, ये सब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. एबनॉर्मल बिहेवियर, ड्रंकन स्टेट जैसा हो जाता है. और अगर उसको उस टाइम ग्लूकोज नहीं मिले और शुगर और फर्दर ड्रॉप करे तो पेशेंट कैन गेट इनटू अनकॉन्शियसनेस और कोमा ऑल्सो. So this situation needs to be treated immediately. तो सब पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि शुगर कभी भी लो हो सकती है, और अगर लो होगी तो पैनिक नहीं करना है. आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए और इमीडिएटली आपने ग्लूकोज या शुगर या कोई जूस, फ्रूटी, पेप्सी कुछ भी उस टाइम ले लें. विद इन 10 मिनट्स आप ठीक हो जाते हैं, 5 मिनट. अगर आपको आधे घंटे बाद भी लग रहा है कि दोबारा, या 15 मिनट बाद भी लग रहा है कि नहीं अभी मैं पूरी ठीक नहीं हूँ या पूरा ठीक नहीं हूँ, तो उस टाइम शुगर दोबारा चेक कर लें. अगर शुगर लो है दोबारा ले लें. सो इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम लो शुगर कैन बी मैनेज बाय पेशेंट, बट दिस इज ए डेटरेंट. ये एक लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हम बहुत लो नहीं जा सकते. सो हमें A1C अचीव करना है लेस देन 7%, प्रेफरेबली लेस देन 6.5%, बट विदाउट कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया और लो शुगर. नाउ ये तो हो गई डायबिटीज की बात. बट डायबिटीज के टारगेट यहाँ खत्म नहीं होते. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि डायबिटीज पेशेंट्स को खाली ग्लूकोज कंट्रोल करना जरूरी नहीं है. उसके लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है. उसके लिए उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखना उतना ही ज़रूरी है. उसका बॉडी वेट भी नॉर्मल होना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसका मसल मास अच्छा रहे, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो. उसको डाइट पे भी फोकस करना है. और एक आज की डेट में एक और नया जो पैरामीटर ऐड हो रहा है वो है ग्लूकोज वेरिएबिलिटी. जिन लोगों के शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हैं उनमें ये देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क और ज़्यादा हो जाता है. तो पहली चीज़ है आपने फास्टिंग, पीपी और A1C टारगेट करना है. और अगर आपकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो आपको ग्लूकोज वेरिएबिलिटी को भी ट्रीट करना है और पहले उसको डिटेक्ट करना है, जिसके लिए आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है. सो बहुत सिंपल तरीके से हम सेंसर यूज़ करके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में पेशेंट की जितनी फ्लक्चुएशन है शुगर की डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं. तो फर्स्ट गोल इज ग्लूकोज कंट्रोल. उसके अलावा ब्लड प्रेशर, वेट, कोलेस्ट्रॉल, वेरिएबिलिटी है, लाइफस्टाइल, ये सारे ही फैक्टर्स आपको मैनेज करने हैं एक डायबिटीज पेशेंट के लिए. देखिए एक्चुअल में व्हाट वी पीपल सी इज कि अगर एक पेशेंट को शुगर होती है या उसको हाई शुगर्स डिटेक्ट होती हैं तो उसका सिर्फ एम ये रहता है मुझे शुगर कंट्रोल करना है. उससे ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं है. उसकी जो उसको पता होना चाहिए उसकी जो नॉलेज है वो बहुत सीमित है. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि सिर्फ एक शुगर की गोली खा के शुगर कंट्रोल नहीं करनी, तो हमें बाकी सारी चीजों को भी उसके साथ मैनेज करना है. बहुत हमें ज़रूरी पेशेंट को है, ये समझाना है ये बेसिकली. बहुत ज़रूरी है.
खाली पेशेंट्स को हमें समझाना नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से, एक तो मोस्टली पेशेंट्स जनरल प्रैक्टिस में ट्रीट होते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है। जितनी बड़ी डायबिटीज पॉपुलेशन है इंडिया की, स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है सबका। और जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल पे डायबिटीज एजुकेशन का स्टेटस बहुत खराब है। सो डायबिटीज, इवन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं हमारे, जो उनको भी हमें पूरी तरह एजुकेट नहीं कर पाते हैं कि ये सब फैक्टर्स आपने देखने हैं। तो दूसरी चीज, उन लोगों के पास रश इतना होता है कि वो पेशेंट को 2-3 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो उनका भी वो प्राइमरी टारगेट ग्लूकोज कंट्रोल होना ही होता है, या ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ तो उसकी गोली भी दे दी, बट बाकी फैक्टर्स उनको एजुकेट करने के लिए ना उनके पास सपोर्ट सिस्टम होता है, ना उनके साथ डाइटिशियंस कनेक्टेड हैं, ना उनके पास एजुकेट करने का टाइम होता है। तो ये एरिया बहुत नेग्लेक्ट होता है। इसलिए पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, खुद को भी पता होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए, कि मुझे खाली शुगर नहीं कंट्रोल करनी, मुझे ये सारे फैक्टर्स भी कंट्रोल करने हैं। सर, हम यूजुअली जो देखते हैं कि शुगर्स के साथ ब्लड प्रेशर्स बढ़े हुए होते हैं, पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, तो क्या कुछ टारगेट्स होते हैं जो एज रिलेटेड होते हैं, या जस्ट हमें बीपी को कंट्रोल करना है, दैट इज सो नॉट एज डायबिटीज, रिलेटेड? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट साइंटिफिक डाटा है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा होता है तो उसके अपने रिस्क होता है। एक एवरेज एडल्ट जिसकी एज 75 ईयर्स के नीचे है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 115/75 से ज़्यादा है, तो फॉर एवरी 20/10 इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, देयर इज डबलिंग ऑफ रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डेथ और कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। हर 20/10 इंक्रीज होने से आपका डेथ रिस्क और हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क डबल होता जाता है। So that is why the target blood pressure for every normal individual is less than 130/80. If patient has higher blood pressure than this, all patients, सबको लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस पे फोकस करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, सॉल्ट इनटेक कम करें, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें, और अगर 3 महीने में उनका ब्लड प्रेशर 140/90 के अंदर, मतलब 130/80 के नीचे नहीं आता, तो उनको अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। ये रेंज है 130/80 से 140/90 के बीच में। अगर 140/90 से ऊपर आ रहा है आपका ब्लड प्रेशर, एटलीस्ट 2 रीडिंग्स मोर देन दिस, तो आपको इमीडिएटली फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, अपने फर्दर टेस्ट कराने चाहिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। ऑल डायबिटिक पेशेंट्स, इट इज रिकमेंडेड दैट ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 130/80 प्रेफरेबली। सर, सेम क्वेश्चन विल बी फॉर HbA1c आल्सो, कि क्या एज रिलेटेड होता है HbA1c? शुगर कंट्रोल एज रिलेटेड होते हैं? A1C का जो टारगेट है, जैसे मैंने कहा ना, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच रखते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब एक पेशेंट है जो 40 इयर्स की एज पे हमारे पास आता है, उसको इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी डेली शुगर टेस्ट कर सकता है, वो बेस्ट दवाइयाँ ले सकता है, ग्लूकोमीटर है उसके पास, वो सेंसर भी यूज़ कर सकता है, एजुकेटेड है, उसको अपनी डायबिटीज़ के बारे में समझता है, उसको 40 साल अभी एवरेज हम सोच रहे हैं कि लाइफ जीनी है विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, तो उसके लिए हम टारगेट 6.5 रखेंगे। नाउ अभी एक 40 साल का एक मेरे पास पेशेंट आता है जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, रूरल बैकग्राउंड से है, जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज भी नहीं है, इसके पास मीन्स भी नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो रोज शुगर चेक करे, उसको मैं बेस्ट दवाइयाँ भी नहीं दे सकता, और वो फॉलोअप में मेरे पास हर रेगुलर आ भी नहीं सकता। तो मुझे ये देखना है कि उसकी शुगर लो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, वेदर ही कैन टेस्ट और नो, मुझे उसकी शुगर थोड़ी हायर साइड पे छोड़नी है। सो उसके लिए हो सकता है मैं टारगेट A1C 7% फिक्स करूँ। ये 2 केस हैं, दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 40 साल है। मुझे ये पता है कि डायबिटीज के साथ, आज डायबिटीज किसी को हुई है तो एवरेज 7 से 10 साल में कॉम्प्लिकेशन होनी है। अब मेरे पास एक पेशेंट आता है हु इज एट द एज ऑफ 70 इयर्स और 75 इयर्स, 70 इयर्स लेट अस से, एंड वी नो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन अभी 10 साल बाद होनी है। आज डायबिटीज हुई है, आज स्क्रीनिंग की, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो 10 साल के लिए मुझे उसका टारगेट 6.5 लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर मैं हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा हूँ तो उसकी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहा हूँ। एट दिस स्टेज आई वुड फोकस मोर ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ and less on the stringent target. Now, this patient is very fit, physically very active, actively working, and I don't see any reason why he should not be working for next 20 years. I would give him better target. मैं 7.5 की जगह उसको 7 टारगेट रखूंगा, 6.5 फिर भी नहीं रखूंगा। एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है, एक बार उसको स्ट्रोक भी हो चुका है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम सोचते ही नहीं कि ये शायद 80 ईयर्स तक भी जाएगा। उसका A1C टारगेट हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि वो सेल्फ मैनेज भी नहीं कर सकता, वो रेगुलर चेक भी नहीं कर सकता, उसकी शुगर लो नहीं होनी चाहिए। सो मे बी उसका टारगेट में 7.5 से 8% भी रख सकता। सो डिपेंडिंग ऑन बाकी फैक्टर्स क्या हैं, वी हैव टू इंडिविजुअलाइज द टारगेट। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम जनरल सोचें, एक एवरेज डायबिटीज पेशेंट जिसको कोई मेजर इशू नहीं है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 साल या 30 साल है, a target should be less than 7% certainly, preferably less than 6.5. सर, एक पेशेंट आता है मेरे पास कि मेरे कोलेस्ट्रॉल्स तो नॉर्मल है डॉक्टर साहब, और आपने मुझे कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी हुई है, शुगर्स की दवाई के अलावा। तो मुझे उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? मुझे उसको क्या समझाना है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज़ इट्स अ क्वेश्चन व्हिच इज़ कॉमनली एनकाउंटर्ड बाय ऑल ऑफ अस इन आवर प्रैक्टिस। So it is very important, और अगर आप गाइडलाइंस देखोगे तो ये बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि all patients with type 2 diabetes over the age of 70 years, over the age of 40 years, if they are not low risk, should be on cholesterol lowering drugs, specifically statin group जिसको हम कहते हैं। उसका रीजन ये है कि all diabetes patients are at increased risk of heart disease. It is very important to understand that 75% of diabetes patients do not die of diabetes. They die of heart attacks or heart-related complications. और उसको रिस्क को कम करने के लिए बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने शो किया है कि हमें LDL कोलेस्ट्रॉल जो है उसको जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। सो अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उसके लिए अगर LDL कोलेस्ट्रॉल हम 130 का कट ऑफ रखते हैं, तो डायबिटीज पेशेंट के लिए वो कट ऑफ 100 से नीचे होना चाहिए, बिकॉज डायबिटीज आते ही वो रिस्क जो है बढ़ जाता है। डायबिटीज को हम कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इक्विवेलेंट मानते हैं कि जिस पेशेंट को डायबिटीज हो गई उसको एक हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही है जितना कि एक पेशेंट जिसको एक हार्ट अटैक हो चुका है पर डायबिटीज नहीं। So diabetes is equal to having damage equivalent to one heart attack. So it is to be treated very seriously. Now ये एक टारगेट लेस देन 100 सब डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। अगर आपके साथ और रिस्क फैक्टर्स हैं तो करंट रिकमेंडेशन है कि आपका LDL लेवल जो है 70 के नीचे होना चाहिए। ठीक, सो आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं खा रहे, आपको ज्यादा डोज खानी है क्योंकि आपका टारगेट लेवल ही 70 के नीचे है, नॉर्मल आदमी का 130 के नीचे है, तो आपको उससे बिल्कुल आधे पे आ रहे हैं। अगर आपको हार्ट डिजीज हो चुकी है तो आज की डेट में रिकमेंडेशन है कि आपका LDL लेवल 55 के नीचे होना चाहिए। जितना आपका लो है उतना आपका फर्दर हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम होता जाता है। तो इसलिए स्टैटिन जो है आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वेदर आपका शुगर ज़्यादा चल रहा है या कम चल रहा है। ये एक ऐसी दवाई है जो आपको आने वाली हार्ट की कॉम्प्लिकेशन से बचा के चलती है। तो सब डायबिटीज पेशेंट जिनकी एज 40 ईयर से ऊपर है या जिनको और कोई हार्ट का रिस्क है, जैसे ब्लड प्रेशर है या वेट ज़्यादा है, तो उन या स्मोकर हैं फॉर दैट मैटर, उन सबको स्टैटिन 100% लेना चाहिए और ऑप्टिमम डोज में लेना चाहिए या ज़्यादा डोज में लेना चाहिए अगर ज़रूरत है तो, सो दैट वो रिस्क अपना कम कर सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डायबिटीज एक सीरियस बीमारी है, लेकिन हमें इसके साथ जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको फोर्स ही करते हुए सारे जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको कंट्रोल में रखना बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल करना ज़रूरी है।
सर इससे पहले हम आगे चले, मैं आपको वापस एक बार शुगर्स पे ले जाना चाहूंगी। आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो क्या लेवल होता है और क्या उसकी प्रेजेंटेशन होती है और क्या मैनेजमेंट होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक पॉपअप हुआ है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है लो शुगर लेवल्स की जो स्टेट होती है, क्लिनिकल स्टेट उसको कहते हैं। जब आपके शुगर लेवल्स एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाने शुरू करते हैं तो ब्रेन में शुगर की सप्लाई कम, ब्रेन जो है शुगर को ही यूटिलाइज करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जब लेवल्स आपके 70 से नीचे ड्रॉप करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हेडेक, गिडीनेस, घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग होती है, ट्रेमर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है। उस टाइम पे पेशेंट को लगता है कि मुझे अभी कुछ खाने को चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। पेशेंट एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है, ब्लंटिंग ऑफ क्या ब्लंटिंग ऑफ डल्ड रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, ड्रंकन बिहेवियर हो रिफ्लेक्सेस तो हो सकता है। सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू जस्ट गिव यू द एग्जैक्ट टर्म, बट बेसिकली ब्लंटिंग ऑफ नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। पेशेंट कैन बिहेव एज ए पेशेंट एज इज ड्रंक, या पेशेंट ड्राउजी हो रहा है, या पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है अगर ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं शुगर लो होने के। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज इज कि अगर आपको नहीं पता शुगर के क्या सिम्टम्स होंगे शुगर लो होने के लिए, एक बेसिक रूल हर डायबिटीज पेशेंट को जो याद रखना चाहिए वो ये है कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपने सबसे पहले शुगर चेक करना है। और अगर शुगर लेवल आपका 70 के नीचे है तो आपने इमीडिएटली कुछ मीठा लेना है, इक्वल टू 4 स्पून ऑफ शुगर और 4 स्पून ऑफ ग्लूकोज और ग्लास ऑफ जूस, फ्रूटी, पेप्सी, कुछ भी ले लें उस टाइम। अगर आप 15-20 मिनट में रिकवर नहीं कर रहे हैं, आपको दोबारा लेना है। 70 के नीचे नॉर्मली सिम्टम्स आते हैं। अगर ये लेवल 54 के नीचे चला जाता है तो यूजुअली ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सब हो सकता है। इवन पेशेंट को फिट पड़ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में पेशेंट सेल्फ हेल्प नहीं कर पाता, यूजुअली एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है। कोई पेशेंट को ग्लूकोज मुंह में डाल दे उस टाइम पे, या कोई ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दे, या ग्लूकागॉन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। सीवियर का मतलब है आप खुद अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, यू नीड एक्सटर्नल असिस्टेंस। ना इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को ये सिम्टम्स 80 या 90 पे भी आ सकते हैं। जब रैपिडली शुगर नीचे जा रहा होता है तो कई बार आप जब चेक करते हैं वो उतना लो नहीं होता, बट बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपको डाउटफुल है कि शुगर लो है भी कि नहीं है, कोई बात नहीं है, आप उस टाइम मीठा ले लीजिए। बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि आपको लो हो रही है और आपने मीठा ले लिया तो शुगर बढ़ जाएगी, उससे कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। बट अगर लो हो रही है तो आप एक इमरजेंसी सिचुएशन से बच जाएंगे। सो लो शुगर कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो शुगर जरूर चेक करनी चाहिए, और अगर डाउट भी है कि आपको शुगर लो हो रही है तो मीठा लेना चाहिए। दैट इज द रीजन हम अपने सेंटर पे एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करते हैं, जो एडवाइस करते हैं कि आप अपने पर्स में रखिए एंड यू शुड ऑलवेज कैरी समथिंग टू ईट विथ यू। आप Absolutely. पॉकेट में टॉफीज भी रख सकते हैं, कैंडीज जो होती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ भी काफी होती है एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक बट इमरजेंसी नॉर्मली क्या कंडीशन होता है, लोग एक टॉफी मुंह में रख के चूसते हुए सोचते हैं कि ठीक है। है। वो नहीं करना है आपको। वो हाँ यू हैव टू चू दोज कैंडीज, एंड हाँ, यू शुड चू एटलीस्ट 4 to 6 कैंडीज। so we need to guide वन our कैंडी patient, इज नॉट counsel our patient for this thing. वन कैंडी इज नेवर सफिशिएंट। Yeah, और अगर आपको लिक्विड फॉर्म में कुछ मिल जाए तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। right. So now I'll come to the investigation part. What is the importance of investigation in the management of diabetes, and how frequently a patient should get investigated, and what investigations? सो इन्वेस्टिगेशंस, देखो इन्वेस्टिगेशंस का पर्पस क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन से हम ये असेस करते हैं कि आपकी बॉडी का स्टेटस क्या है आज की डेट में, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या नहीं, किडनी फंक्शन नॉर्मल है या नहीं। अगर हमें आपका मेटाबॉलिक स्टेटस या डैमेज स्टेटस बॉडी का नहीं पता है कि शुगर से अभी कितना इम्पैक्ट है,
तो बेसिकली इट इज लाइक ड्राइविंग ऑन अ हाईवे विद ब्लाइंड फोल्ड। हमें पता ही नहीं है, बट हम शुगर का ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे कि उसकी और क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो एक रेगुलर सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको हर साल करवाना ही चाहिए, जिससे आपको एक तो ये पता हो कि ये मेरी बेसलाइन है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, आज ट्रीटमेंट के टाइम पे मेरा ये टेस्ट है, और साल बाद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो उसके बेस पे फिजिशियन भी ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या दवाई चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर इम्प्रूवमेंट हुई तो मुझे यही दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है या स्टिल मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। और सपोज कोई टेस्ट एबनॉर्मल आया, सपोज मेरे को, मैं एक टेस्ट देखता हूँ कि माइक्रो एल्ब्यूमिन आया, तो मुझे ये टेस्ट 6 हफ्ते बाद रिपीट होना है या 3 महीने बाद रिपीट होना है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया, दवाई शुरू करी, 6 हफ्ते बाद रिपीट करना है या 2 महीने बाद रिपीट करना है। वो तभी हो सकता है जब आप रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं, अदरवाइज आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। सो ट्रीटमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स तो सेम रहेंगे, बट उसको गाइड करना या मॉनिटर करना फॉर द एफिकेसी एज वेल एज सेफ्टी। हमें ये भी नहीं पता कि कोई दवाई हम लॉन्ग टर्म, अब लाइफ लॉन्ग हमने दवाइयाँ देनी, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, वो हम कैसे पिकअप करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पीरियोडिकल इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो सब पेशेंट्स को कराने चाहिए, ताकि ट्रीटमेंट की एफिकेसी और सेफ्टी दोनों टाइम टू टाइम असेस होते रहे। सर एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस जो ईयर से पहले आप रिकमेंड करते हैं करने के लिए? एक तो एनुअल हम सब पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, एक बेसिक ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल, उसके अलावा एक थायराइड प्रोफाइल, एक लिपिड प्रोफाइल, एक किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, एक A1C लेवल बेसलाइन पे हमें चाहिए होता है। इसके अलावा यूरिन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन, एक HSCRP फैक्टर होता है जिससे हम असेस कर सकते हैं कार्डियक रिस्क कितना बढ़ा हुआ है। जिन लोगों का एक अनीमिया प्रोफाइल भी देख लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा होता है। विटामिन डी लेवल बहुत कॉमनली हमें कम मिलता है पेशेंट्स में, तो वो हमें देखना चाहिए। B12 विटामिन लेवल काफ़ी कॉमनली कम होता है, क्योंकि एक मेटफॉर्मिन जो ड्रग यूज़ करते हैं उसकी वजह से कम होता है। दूसरा, इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वेजिटेरियंस में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। तो ये सब हम रेगुलर बेसिस पे हर पेशेंट को हर साल में एक बार एडवाइस करते हैं। अब इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल है तो एक बार बीच में ज़रूर 2 से 6 हफ्ते से 3 महीने में आपको दवाई शुरू करने के बाद असेस करना चाहिए टू मॉनिटर की डोज इसमें बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर वो स्टेबल है तो उसके बाद साल के साल रिपीट करता रहना चाहिए। एक टेस्ट होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन, अगर वो पॉजिटिव है तो हमें ये देखना होता है कि वो नेक्स्ट टाइम भी पॉजिटिव है या नहीं, बिकॉज यू से माइक्रो एल्ब्यूमिन इज पॉजिटिव इफ आउट ऑफ 3 टेस्ट 2 आर पॉजिटिव, एंड 6 वीक्स टू 3 मंथ्स पे करते हैं इसको। नाउ इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो खाली इससे ये नहीं पता चल रहा है कि आपको किडनी में इनिशियल डैमेज शुरू हुआ है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। सो अगर किसी का माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिन में एल्ब्यूमिन माइक्रो लेवल पे भी है, तो उसकी हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है। तो ये सब टेस्ट आपको कराने हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, जैसे मैंने बताया, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बहुत होती है। सो अगर किसी पेशेंट का शुगर फ्लक्चुएशंस लेवल ज़्यादा है, उनको एक एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल या कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग टेस्ट होता है, प्रोफेशनल CGM, वो ज़रूर करना चाहिए। उसके बेसिस पे दवाइयों की एडजस्टमेंट करके वो उस वेरिएबिलिटी को भी हम कम कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम कर सकते हैं। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेने से पहले एक सुखदेव सिंह पेशेंट है, मैं उनका क्वेश्चन का खुद ही आंसर करती हूँ। लास्ट टाइम भी इन्होंने क्वेश्चन करा था कि मेरी फास्टिंग ठीक है, पीपी हाई है, बट हमने इन्हें कहा भी था कि आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए। रिपीटेडली ही हैज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। तो सुखदेव जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार आ जाइए। मे बी हमें आपकी टाइप ऑफ इंसुलिन चेंज करनी पड़ सकती है कि लेंटस से फास्टिंग तो कंट्रोल हो रही है, या तो मेडिकेशन या टाइप ऑफ इंसुलिन चेंज करके हम आपकी जो खाने की बात की शुगर है जो 300 में टच कर रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। बट ये सब हम फोन इस पे जूम मीटिंग पे नहीं कर पाएंगे। ये एक पेशेंट क्रिएट अवेयरनेस है जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, हम इसमें मेडिकेशन एडवाइस नहीं कर सकते हैं।
तो प्लीज इसके लिए या तो आप पर्सनली मेरे से बात कर लीजिए या पर्सनल मेरे को मैसेज करिए या क्लिनिक पे आ जाइए आप। सर विजय दास का क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, आप एक बार ब्रीफ में ले अभी लीजिए हमने उसको। वो अभी बताए ही हैं, वही हाँ सिम्टम्स हैं। तो हेडेक, स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, ट्रेमर्स, इंक्रीज हंगर, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, अनईजीनेस, घबराहट, ये सब सिम्टम्स होते हैं। और जो बट एंड आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, आप बेसिक रूल रखिए कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है आपने शुगर चेक कर ली। एंड बेटर ये है कि कुछ खा के, शुगर से अगर ज्यादा भी हो जाए तो वी डोंट माइंड, हाँ हाँ, लेकिन जीरो। रिस्क मत लीजिए। हाँ जी। सर एक पेशेंट का क्वेश्चन है, माय कोलेस्ट्रॉल इज 100, आई एम टेकिंग स्टोरवास 20 mg रेगुलरली, वेदर आई शुड कंटिन्यू और नॉट। First thing is, if you are diabetic, you should continue whatever Storvas or Rozuvas you are taking, you should continue. Now, अब आप कोलेस्ट्रॉल 100 कह रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल 100 से हमें कैलकुलेशन नहीं होती, हम एलडीएल टारगेट करते हैं। इसमें एलडीएल कितना है आपका? एलडीएल अगर आपको डायबिटीज है तो 70 के नीचे होना चाहिए। तो जो भी आप फिजिशियन से टच में हैं, उनसे बात करके आप डोज एडजस्टमेंट कर सकते हैं या अपनी दवाई चेंज करवा सकते हैं। So there's a question, doctor, I want to know whether intermittent fasting is helpful in reducing weight or not. Not related to today's session, but if you want to It is take it. definitely helpful. Any kind of dietary regime, any kind of dietary regime focused at caloric restriction is useful in weight loss. So intermittent fasting is also useful in weight loss. Now important thing is whether you are able to maintain weight on intermittent fasting for rest of your life. We don't know, we don't have data, and this is something which usually people do for a short while. They can't keep it, keep on with the intermittent fasting for rest of their life. So हमें वेट लॉस के लिए जो भी स्ट्रैटेजी रखनी है वो लाइफ लॉन्ग हमारे को प्लान करनी होती है। Sir, how seriously one should take his or her diabetes? As seriously as a heart attack, simple as that. As I mentioned earlier also कि डायबिटीज को हम कार्डियक इक्विवेलेंट लेते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इक्विवेलेंट लेते हैं। स्टडीज में बड़ा क्लियरली शो हुआ है कि जिन लोगों को डायबिटीज है और जिन लोगों को एक हार्ट अटैक हो चुका है पर डायबिटीज नहीं, दोनों ग्रुप में हार्ट अटैक होने का रिस्क सेम होता है। डायबिटीज पेशेंट्स 75% ऑफ देम डाई ऑफ हार्ट अटैक्स। सो इफ यू आर ओके टेकिंग दैट रिस्क, then you can take diabetes lightly. Otherwise, diabetes is to be taken as seriously as heart disease right from the time that you diagnose diabetes. पहले दिन से जब आपको डायबिटीज पता चलती है, उसको उतना ही सीरियसली लेना है। सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक मोड में चले जाएं। सीरियसली लेने का मतलब है कि आपका ध्यान डायबिटीज को मैनेज करने पे पूरा होना चाहिए, बट विद द अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं इसको तरीके से मैनेज कर रहा हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। पैनिक की उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। पैनिक आपको तब होना चाहिए जब आप डायबिटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं, वो पैनिक सिचुएशन है। अगर आप उसको तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो कोई पैनिक नहीं है। आप आराम से 30, 40, 50 साल डायबिटीज के साथ बहुत आराम से अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकते। There's another question. Is type 2 diabetes reversible? Once we are confirmed with type 2, through diet and medicine, can we get it reversed? Yes, absolutely, very good question. Type 2 diabetes is reversible with lifestyle interventions. There is very important data, but उसको एक structured program में ही करना चाहिए, unsupervised नहीं करना चाहिए. It should be done in under supervision of your physician, and उसमें कुछ parameters हमें monitor भी करने चाहिए. और दूसरी चीज है, एक बार आपने रिवर्स कर ली तो उसको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप वापस उसको लापरवाही करेंगे तो फिर वापस हो जाएगा सब, उसका कोई फायदा नहीं है। सो डायबिटीज रिमिशन और रिवर्सल इज डेफिनेटली पॉसिबल, स्पेशली जो लोगों की डायबिटीज रीसेंट ऑनसेट है या मैक्सिमम 5 years के अंदर है, तो उनमें रिवर्सिबल है। जिनकी 5 years के बाद है उनमें रिवर्सल के चांसेस कम हो जाते हैं।
लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, डाइट, इन सब चीज़ों से भी रिवर्स कर सकते हैं, और अदरवाइज बैरियाट्रिक सर्जरी, जो बहुत ओवरवेट हैं लोग, उनमें बैरियाट्रिक सर्जरी से भी रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। बट लाइफस्टाइल इंटरवेंशन आर मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। और जो डाइट हम यूज़ करते हैं उसमें वेरी लो कैलोरी डाइट्स आर टू बी यूज्ड, but very low calorie diets should never be tried or followed without medical supervision. तो हमने एक सेशन पूरा करा था रिवर्सल ऑफ हमने वही डायबिटीज मैं पे। कहना चाह रहा था कि हमने एक पूरा सेशन किया हुआ है रिवर्सल और रिमिशन ऑफ डायबिटीज, और वो हमारे फेसबुक पेज पे है। तो आप कभी भी जाके वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं वो सेशन। सर एक क्वेश्चन मैं पेशेंट के पार्ट पे खुद पूछती हूँ, क्या सब पेशेंट्स में रिवर्सल पॉसिबल है? लेट्स से एक पेशेंट है जिसकी लेस देन 5 इयर्स की डायबिटीज है, बहुत मोटा नहीं है, ओवरवेट हम नहीं कह सकते उसको, लेट्स से बीएमआई 23 है उसका, तो क्या ऐसे पेशेंट्स में 100% रिवर्सल पॉसिबल है? तो 100% तो मेडिसिन में कहते हैं 100% एक ही चीज होती है, वो होती है डेथ। जब तक आदमी जिंदा है कुछ भी 100% नहीं होता, ठीक है। तो दूसरी चीज है जो हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, ये जो स्टडीज हुई हैं वो उन पेशेंट्स में हुई हैं जिनका बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स 30 है, एवरेज 27 to 30 है, और 100 kg एवरेज वेट है, और 15% अगर वो लोग वेट रिड्यूस करते हैं, 15% वेट रिडक्शन पे 84% लोगों में रिवर्सल होता है। So if you are able to lose 15% body weight or more, 84% chances of reversal. 16% still do not reverse. Okay. So ये तो है percentage according to the studies. I am giving you those figures. Now important चीज जो है इसमें कि कम BMI वाले लोगों का रिवर्सल होता है कि नहीं। इंडिया में बहुत सारा एक इम्पॉर्टेंट बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनका वेट नॉर्मल या नियर नॉर्मल है, बट उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, और एक्टोपिक फैट जो एबनॉर्मल साइड्स पे फैट होती है, जैसे लिवर में, पैनक्रियाज में, जो आपको डायबिटीज की तरफ ले जाती है, वो ज़्यादा है। अगर पेशेंट का बीएमआई कम भी है और वो फैट एक्टोपिक फैट है और उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये पेशेंट्स भी वेट रिडक्शन से रिवर्स होते हैं, और ये हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। In fact, we have our, some of the patients at our center, जिनका BMI 25, 25.5 पे हमने ट्रीट करना शुरू किया और वो रिवर्स हो गए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं। सो एपरेंटली जो नॉर्मल वेट लोग हैं उनमें भी कई बारी वेट रिडक्शन और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से रिवर्सल हो सकता है। तो सर क्या उनको कुछ मेडिसिन पे हमें फिर भी रखना पड़ता है? वो हमारी या चॉइस है या पेशेंट की चॉइस है, क्योंकि रिविजन के बाद आप दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपको पहली चीज तो आप ये प्रूव कर चुके हैं कि आप हाई रिस्क हैं, तभी आपको डायबिटीज हुई, अदरवाइज आपको डायबिटीज नहीं होती। तो आप रेमिशन में चले भी गए तो आप यू आर हाई रिस्क फॉर गेटिंग डायबिटीज बैक। अगर आपका वेट गेन होगा या कुछ टाइम के बाद आपको डायबिटीज होने की टेंडेंसी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि आपकी जीन्स हम चेंज नहीं कर सकते, लाइफस्टाइल तो हमने चेंज कर लिया, जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है उसको हम कहीं चेंज नहीं कर सकते। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम डाटा को देखें, अगर हम स्टडीज देखें, तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो डायबिटीज प्री डायबिटीज पेशेंट्स को दें तो डायबिटीज प्रिवेंशन में काम करती है। दे कैन डेफर द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज टू सम एक्सटेंट। सो अगर हम दवाई देके आपकी डायबिटीज ऑनसेट को पोस्टपोन कर सकते हैं तो वो दवाई यूज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर कोई पेशेंट चाहता है हमें दवाई यूज नहीं करनी, तो हम बिना दवाई के भी मैनेज कर सकते हैं उस पीरियड। What steps to be taken at pre-diabetic detection, sir? There's a question. Pre-diabetes detection. So, by virtue of being Indian, we have 20% lifetime risk of diabetes. So it is recommended that everybody above the age of say 30-35 years, वर्ल्ड जो गाइडलाइंस हैं वो 45 ईयर्स है, बट इंडियंस को हम बाय बिकॉज ऑफ हाई रिस्क एथनिसिटी हम कहते हैं 25 से 30 साल के बाद आपको रेगुलर एनुअल शुगर चेक करते रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम से आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपका शुगर चेक होना चाहिए।
तीसरी चीज, अगर आपको हाई रिस्क है डायबिटीज का, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है, अगर आपको कि आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आप हाई स्ट्रेस जॉब में हैं, तो आपको हाई रिस्क है। स्मोकर हैं तो आप हाई रिस्क हैं, तो आपको 25 साल के बाद हर साल डायबिटीज के लिए टेस्ट करते रहें। So you were talking about low calorie diet. There's a question, दो जनों का है ये, कि if we talk about low calorie diet, it generally leads to deficiency. इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? दैट इज वाई आई सेड कि डाइट जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली वेरी लो कैलोरी डाइट्स, शुड नॉट बी डन अंडर विदाउट मेडिकल सुपरविजन, बिकॉज diet, treatment or nutrition therapy involves a lot of scientific adjustments. So when we say low calorie diet, we mean that you are cutting down only calories, but rest of the nutritional components are adequate in that diet. तो आपकी प्रोटीन इंटेक भी पूरी है, आपकी मिनरल इंटेक भी पूरी है, आपको वाइटामिन भी पूरे मिल रहे हैं, बट आपकी कैलोरीज हमने कम कर दी, तो फिर कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। बट होता क्या है, पेशेंट कहते हैं मैंने अपना खाना आधा कर दिया। आपने आधा करा, आपने कैलोरीज तो आधी कर दी, आपने वाइटामिन भी आधे कर दिए, आपने मिनरल्स भी आधे कर दिए, आपने सब चीज़ें आधी कर दी, प्रोटीन भी आधी कर दी, तो आप डेफिशिएंसी में जाने की तरफ जाएंगे। बट अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस में डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिशिएंसीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। There are no more questions as such. Sir, how would you like to sum up today's session? So, सम अप ये है कि डायबिटीज एक सीरियस बीमारी है। पहली चीज, हमें अर्ली डिटेक्शन पे फोकस करना चाहिए। पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारे को डायबिटीज का रिस्क है या नहीं। अगर हमें रिस्क है तो हमें अर्ली डिटेक्शन पे फोकस करना चाहिए। रेगुलर स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए डायबिटीज के लिए, रेगुलर चेकअप होता रहना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि डायबिटीज हुई तो टाइम से हमें पता चल गया। अगर हमें डायबिटीज होती है किसी को भी, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी कीमत पर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको इतना ही सीरियसली मैनेज करना चाहिए जितना कि एक हार्ट पेशेंट अपनी हार्ट डिजीज को सीरियसली मैनेज करता है। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, सीरियसली मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि पैनिक स्टेट में जाके मैनेज करें। सीरियसली मैनेज करने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर मैं इग्नोर नहीं करूंगा और अपने कंट्रोल टारगेट्स ठीक अचीव करता रहूंगा, रेगुलर चेकअप्स कराता रहूंगा, तो मेरी बाकी लाइफ एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ मैं जी सकता हूँ। और इसलिए इसको सीरियसली मैनेज करने की जरूरत है। और डायबिटीज मैनेजमेंट के कुछ जो बेसिक जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए, एक आपको हेल्दी डाइट पैटर्न होना चाहिए। यूज प्रेफरेबली आपको एक स्ट्रक्चर डाइट फॉलो करनी चाहिए जो आपके फिजिशियन या डाइटिशियन ने आपको बताई हुई है। आपको टाइम पे रेगुलर दवाई लेनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे अपनी शुगर चेक करते रहनी चाहिए, और साल के साल या बीच में जब भी आपको टेस्ट एडवाइस कराए जाते हैं तो करना चाहिए। अब आप अगर इसको स्प्लिट करें तो एक रेगुलर वॉक करना या एक्सरसाइज करना एक हेल्दी प्रैक्टिस है जो सबको करनी चाहिए, यानी कि डायबिटीज पेशेंट्स को करनी चाहिए। ऐसे ही एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना हर आदमी के लिए अच्छा है, खाली डायबिटीज पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। एक रेगुलर हेल्थ चेकअप होना ये भी हर आदमी के लिए अच्छा है, ये खाली डायबिटीज पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस अपनी मैनेज करनी है ताकि आपके कंट्रोल टारगेट्स अचीव रहें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इसको कभी लाइटली नहीं लेना। तो डायबिटीज को सीरियसली लेना है, बट पैनिक नहीं करना। एंड ट्राई टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ which can put you in a situation that you don't run high risk of complications and you live a very comfortable, active, productive life. Don't take it as a stigma.
एक्सेप्ट करो। स्टिग्मा का तो मतलब ही नहीं। सर आज भी लोगों को यही रहता है, हाय हमारे साथ क्यों हो गया ऐसा, बट आई से कि ओपन इसलिए अप। मैं तो कहता हूँ कि इसलिए हो गया ताकि आप ठीक रास्ते चल सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकें। जिस आदमी को कोई बीमारी नहीं है वो ना तो अपनी हेल्थ पे फोकस करता है, ना अपने खाने पे फोकस करता है, ना वो एक्सरसाइज पे फोकस करता है, और कई और बीमारियों का शिकार हो रहा होता है। आपको डायबिटीज हुई, आप अगर तरीके से चल रहे हैं तो आप हाई हार्ट अटैक से बच जाएंगे, आप स्ट्रोक से बच जाएंगे, आप कई और होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। आपके रेगुलर चेकअप हो रहे हैं, जो भी बीमारी हो रही है आप अर्ली डिटेक्शन होगी, उसकी टाइम से ट्रीट हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, आप बहुत और चीज़ों से बच जाएंगे। तो अगर आपको डायबिटीज हुई है, डोंट टेक दिस एज ए यू नो कि सेटबैक, टेक दिस एज ए प्लस पॉइंट कि नाउ दिस इज समथिंग विच विल पुट मी ऑन ट्रैक and I live better life. Very true, sir. Thank you, sir. It was an excellent session. I have tried to answer all the queries, but if anybody has any query or anything to ask, please post in your comment section. We'll try to reach to you. Yeah. Thank you everyone, and just to inform you that we also have a website which has FAQ section which addresses most of the queries. Most of the questions वहाँ पे एड्रेस किए हुए हैं हमने, बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स हैं। फिर भी आपको कुछ क्वेरीज होती हैं तो हम इन प्रोग्राम्स में एड्रेस करते रहते हैं, बट आई थिंक हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं एंड यू विल हैव आंसर्स टू मोस्ट ऑफ द क्वेरीज दैट यू हैव विद डायबिटीज और ओबेसिटी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर फेसबुक लाइव। Thank you. थैंक यू डॉक्टर कीर्ति। Thank you, sir.